गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज आवेशों के गुणों की चर्चा शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार तीन बेसिक गुण है, तीन बेसिक प्रॉपर्टी है आपके आवेश का। पहला, आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तथा तीसरा, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक ही करके बात शुरू करते हैं। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Additivity of electric charges वैद्युत आवेशों की योज्यता। ये कहता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? समझते हैं। कोई सिस्टम ले लीजिए आप, इसको आप कह सकते हैं एक सिस्टम, निकाय। इसके विभिन्न भागों में बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। यहाँ +1 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ +2 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ -1 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ +4 माइक्रोकूलम्ब। तो कहते हैं कि इस सिस्टम का टोटल आवेश कितना है। तो फ्रेंड्स, आप इसको सिंपल तरीके से ऐड कीजिए। टोटल चार्ज इस सिस्टम का +1 माइक्रोकूलम्ब, +2 माइक्रोकूलम्ब, -1 माइक्रोकूलम्ब, +4 माइक्रोकूलम्ब। +1 -1 कैंसिल, +2 और +4 +6 माइक्रोकूलम्ब। यही प्रॉपर्टी आवेश का एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। क्या मतलब माय डियर फ्रेंड्स? किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के अंदर स्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश के इसी गुण को आवेश की योज्यता कहा जाता है। किसी निकाय के कुल आवेश का मान उस निकाय के अंदर स्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
आवेश के इसी गुण को आवेश की योज्यता कहा जाता है। किसी निकाय के कुल आवेश का मान उस निकाय के अंदर स्थित सभी आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। आवेश के इसी गुण को आवेश की योज्यता एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। इस तरीके से हम सभी आवेशों को ऐड करके सिस्टम के टोटल चार्ज को फाइंड करते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। आइए सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें। आवेश का संरक्षण। कहते हैं अंग्रेजी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब समझें कि आवेश का संरक्षण होता क्या है। फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी कहना चाहता है किसी विलगित सिस्टम में, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश को समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विलगित निकाय को आप अंग्रेजी में आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के टोटल चार्ज को टाइम के सापेक्ष बदला नहीं जा सकता है। मीन्स टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। ये आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है अभी समझेंगे। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? किसी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज के मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि पृथक पृथक आवेश को समय के सापेक्ष परिवर्तित किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ?
आप इसको कह लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम, और हम इस वक्त इसका डिस्कशन करेंगे ये आइसोलेटेड सिस्टम है क्या। इस सिस्टम में मान लीजिए +5 माइक्रोकूलम्ब है, -2 माइक्रोकूलम्ब है, +3 माइक्रोकूलम्ब है, -7 माइक्रोकूलम्ब है। इन्हें कहेंगे पृथक पृथक आवेश। तो अगर ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है तो हमारा कंसेप्ट कहता है कि टोटल चार्ज समय के सापेक्ष नहीं बदलेगा, लेकिन अलग अलग आवेश बदल सकता है। जैसे एट t बराबर 0, t बराबर 0 पर जब आपने देखा तो इसमें 4 चार्ज था, +5, -2, +3 और -7। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था उस टाइम पे? 5 -2 +3 और +3 +6 -7 -1, तो -1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज था इस पे टोटल। अगर हम थोड़े टाइम बाद बात करें, थोड़े टाइम बाद मतलब एट t = t, तो आपका ये सिस्टम बदल चुका हो सकता है। ये आपका -5 माइक्रोकूलम्ब हो सकता है, ये आपका +2 माइक्रोकूलम्ब हो सकता है, ये भी आपका अदल बदल सकता है, ये आपका +4 हो सकता है। तो ये कितना होगा ये कन्फर्म आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये नहीं बदलेगा, पृथक पृथक आवेश बदल सकते हैं। तो मैंने इस तीनों को बदल दिया है, अभी इसको नहीं बदला है। तो -5 और +2 -3 और +4 +1, और हमको चाहिए -2 -1। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज होगा तो आपको नेट चार्ज -1 माइक्रोकूलम्ब मिलेगा। -2 -5 -7 +4 +2 +6 -1 माइक्रोकूलम्ब। हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि टोटल चार्ज समय के सापेक्ष नहीं बदलेगा, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज समय के सापेक्ष बदल सकता है, अलग अलग चार्ज समय के सापेक्ष बदल सकता है। तो आप कह सकते हैं टोटल चार्ज बराबर कांस्टेंट। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसकी दो बातें होनी चाहिए। पहला, थोड़ा सा अंग्रेजी तो चलेगा। टोटल चार्ज इक्वल्स टू कांस्टेंट कह सकते हैं तब जब आपका यह केवल और केवल आइसोलेटेड सिस्टम होगा, सिर्फ विलगित निकाय के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और यह टोटल चार्ज कांस्टेंट है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो आइसोलेटेड सिस्टम में आपका टोटल चार्ज समय के सापेक्ष कांस्टेंट रहता है। आप इसी कंसेप्ट को आवेश का संरक्षण कहते हैं। यहीं पर हमें थोड़ा समझा देना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। तो आइसोलेटेड सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिस सिस्टम में मास तथा एनर्जी का एंट्री अलाउड ना हो, न बाहर से सिस्टम के अंदर मास जा सके, न बाहर से सिस्टम के अंदर एनर्जी जा सके, न सिस्टम से बाहर मास और एनर्जी आ सके। अगर मास और एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड ना हो, द्रव्यमान और ऊर्जा का जो आदान प्रदान है अगर उसकी अनुमति ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और हमारे यूनिवर्स को बेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया गया है।
अगर हम लोग किसी एग्जाम्पल को एज्यूम कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो हम यूनिवर्स को हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम के रूप में ही एज्यूम करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके दूसरे पॉइंट की बात करी जाए, इसका एक और भी मतलब होता है। इसका ये मतलब हुआ, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इसका स्थानांतरण ही संभव है। न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। सिर्फ इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आवेश संरक्षण के नियम का हम लोग फ्रेंड्स किसी भी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया की बात करें, आवेश संरक्षण के नियम का किसी भी अभिक्रिया में पालन होता है। अभी तक इसका कोई अपवाद नहीं है। वो रासायनिक अभिक्रिया हो या नाभिकीय अभिक्रिया हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो हम कहते हैं आवेश संरक्षण के नियम का सभी अभिक्रियाओं रासायनिक तथा नाभिकीय आवेश संरक्षण के नियम का सभी अभिक्रियाओं में पालन होता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे, लेकिन यह एक लाइन काफ़ी है। दुनिया में अभिक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं चाहे जैसी भी हो, इस नियम का इस्तेमाल हमेशा होता है। अभी तक इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जाम्पल तो देखना ही चाहिए।
सबसे पहले एग्जाम्पल का नाम है पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन कहिएगा पेयर प्रोडक्शन की क्रिया में एक गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक होती है देखिए, पेयर प्रोडक्शन युग्म उत्पादन, इस क्रिया में एक गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक होती है एक नाभिक द्वारा अवशोषित कर लेने पर इसका पूर्णतः विनाश हो जाता है। तथा इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, गामा के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आप ये जानिए कि गामा फोटोन जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, वजह उसका रेस्ट मास 0 होता है। जब आप रेस्ट में होते हैं उस टाइम के मास को रेस्ट मास कहा जाता है। रेस्ट मास 0 है तो आपके पास कोई चार्ज नहीं होएगा। तो जब गामा फोटोन को कोई नाभिक अवशोषित कर लेती है, उस गामा फोटोन को जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक होती है, इससे कम ऊर्जा वाले गामा फोटोन का नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लेने पर पूर्णतः विनाश नहीं होता है। तो इसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ इस प्रक्रिया में? ये है आपका गामा फोटोन, मान लीजिए किसी नाभिक के द्वारा अवशोषित हो चुका, पूर्णतः विनाश हो चुका है, और बना है आपका एक इलेक्ट्रॉन जिसको E माइनस से, और बना है आपका एक पॉजिट्रॉन जिसको E प्लस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पर चार्ज सेम होता है, दोनों का मास सेम होता है, बट एक पे चार्ज नेगेटिव, एक पे चार्ज पॉजिटिव है। तो इस प्रक्रिया का यहाँ पर स्टडी करने का क्या मतलब है? मतलब ये है
कि यहाँ आवेशों को उत्पन्न होता हुआ देखा जा रहा है। आपने कहा आवेश की न तो उत्पत्ति हो सकती है न ही उसका विनाश हो सकता है। तो आवेश की उत्पत्ति तो हुई, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, एक कण है जिस पर आवेश होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि आवेश की न तो उत्पत्ति होती है और न ही उसका विनाश होता है, तो कुल आवेश की बात करते हैं, हम पृथक पृथक आवेश की बात नहीं करते हैं। तो प्रक्रिया के पहले देखिए आवेश, तो गामा फोटोन का आवेश 0 होता है। अब प्रक्रिया के बाद देखिए तो इसका आवेश -e, इसका आवेश +e, दोनों आवेश को जोड़िएगा आप -e + e, तो आपका जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किसी नाभिक के द्वारा आपके गामा फोटोन को अवशोषित कर लेने के पहले टोटल आवेश जितना था, अवशोषित कर लेने के बाद भी टोटल आवेश उतना ही है। मतलब आवेश की न तो उत्पत्ति हुई है न ही उसका विनाश हुआ है। इसी में हम एक और एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे जिसका नाम है पेयर एनिहिलेशन। युग्म विनाश। फ्रेंड्स, ये आपके युग्म उत्पादन का ठीक रिवर्स प्रक्रिया कह सकते हैं। कहते हैं इस क्रिया में जब इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत नजदीक आते हैं तो दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। जिसके फलस्वरूप दो गामा फोटॉन्स की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया में जब इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत नज़दीक आते हैं तो दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप दो गामा फोटॉन्स की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को समाप्त कर दिया, मतलब विनाश कर दिया। आवेश का तो विनाश भी हो रहा है, जबकि कहा यह जाता है कि आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न ही उसका विनाश होता है। फ्रेंड्स, सही कहा जाता है। यहाँ भी आवेश की उत्पत्ति या विनाश नहीं हो रहा है। आवेश का मतलब कुल आवेश की न तो उत्पत्ति हो रही न विनाश हो रहा है। हाँ, पृथक पृथक आवेश की उत्पत्ति भी हो सकती है, विनाश भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरीके से कि कुल आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब बहुत करीब आकर के एक दूसरे को समाप्त कर दिए तो दो गामा फोटोन का जन्म हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लागू हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रिया के पहले टोटल चार्ज कितना था? 0,
और क्रिया के बाद टोटल चार्ज कितना है? 0, क्योंकि गामा फोटोन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। मतलब चाहे पेयर प्रोडक्शन की क्रिया हो या पेयर एनिहिलेशन की क्रिया हो, युग्म उत्पादन हो या युग्म विनाश हो, हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज काम करता है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए ये है हमारे पास ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से आप रब करते हैं तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों चार्ज्ड हो जाता है। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चला जाता है, मतलब ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत काम करता है। कैसे? ये है ग्लास रॉड और ये है सिल्क क्लॉथ। दोनों को रगड़िए। रगड़ने से पहले टोटल चार्ज कितना था? 0। ना चार्ज इस पे था ना चार्ज इस पे था। लेकिन जैसे ही आप रगड़ देते हैं आपका ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। फ्रेंड्स, तो ग्लास रॉड पे चार्ज जितना आएगा सिल्क क्लॉथ पे चार्ज उतना ही आएगा, बट एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। एक से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरा बॉडी में उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। फिर भी आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल चार्ज कितना मिल जाएगा? 0। तो पहले भी टोटल चार्ज 0 था, अभी भी टोटल चार्ज 0 है। टोटल चार्ज का 0 होना आवेश के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। आइए हम लोग एक दो एग्जाम्पल की और बात करें। एग्जाम्पल 4। रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस में, यानी रेडियो सक्रिय जो परिवर्तन होता है उसमें भी हमारे टोटल चार्ज का मान कांस्टेंट रहता है। जैसे यूरेनियम 92 238 किसी रिएक्शन के बाद ये थोरियम में बदल जाता है 90 234। तो निश्चित रूप से एक और ऐसा नाभिक बनेगा जिसका कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन से पहले बताइए टोटल चार्ज कितना था, तो नीचे का जो नंबर है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रोटॉन की संख्या होता है, हर प्रोटॉन का चार्ज E, तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा 92E। तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले टोटल चार्ज 92E था, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही होना चाहिए। तो देखिए इसका चार्ज 90E, इसका चार्ज 2E, टोटल चार्ज 92E। तो टोटल चार्ज आपका ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक समान है। तो चार्ज का कंजर्वेशन यहाँ भी वैलिड है, इसका कोई अपवाद ही नहीं है।
न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान, मान लीजिए एक रिएक्शन है, यूरेनियम 92-235 को जब एक न्यूट्रॉन हिट करता है तो वह एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है 92-236, और ये दो मेजर प्रोडक्ट में बट जाता है। मान लीजिए एक जेनन 54-140 SR स्ट्रोंटियम, इसे पढ़िएगा आप। और दो न्यूट्रॉन भी इस प्रक्रिया में इमिट होते हैं। अब देखिए, रिएक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखा हुआ तो एक बार चाहिए होना। तो यूरेनियम 92-235 को एक न्यूट्रॉन के साथ हिट करवाते हैं, तो आपके प्रक्रिया से पहले टोटल चार्ज कितना था? तो 92E + 0E = 92E। प्रक्रिया के बाद यहां तो इंटरमीडिएट स्टेज है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज में भी आपको चार्ज 92E ही मिलेगा, और ये आपका फाइनल स्टेज है। तो चार्ज देख लीजिए आप, यहाँ का चार्ज 54E, यहाँ का चार्ज 38E, और यहाँ का चार्ज 0E। 8 4 12, 5 3 8 1 9, 92E। मतलब कि टोटल चार्ज आपका हर टाइम पे कांस्टेंट है। तो हमने तरह तरह के रिएक्शंस से आपको ये बात बतलाने की कोशिश किया कि आपका रिएक्शन चाहे जैसा भी हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह काम करता है। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के साथ। गुड बाय।